दर्शकों को दे दे, वेस्ट बैंक में 23 साल बाद घुसे हैं इजरायली टैंक। उत्तरी शहर जेनिन में रविवार को ये घुसे हैं और ऐसे में 40,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप छोड़कर भागे हैं। इजरायल ने जेनिन में शरणार्थी शिविर खाली कराए हैं। तुलकरम और नूर शम्स में शरणार्थियों को निकाला गया है। आखिरी बार आपको बताएं, साल 2002 में घुसे थे ये इजरायली टैंक। इजरायल ने जेनिन के पास एक टैंक डिवीजन तैनात की है और एक डिवीजन में 40 से 60 टैंक होते हैं। और इजरायल हमास जंग के बीच वेस्ट बैंक में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायल पर वेस्ट बैंक में होने वाले हमले भी बढ़ गए हैं। इजरायल में आपको बताएं, गुरुवार को 3 खाली खड़ी बसों में विस्फोट कर दिया गया था। वेस्ट बैंक से ही बसों में हमले की प्लानिंग की गई है। ये रिपोर्ट्स, वेस्ट बैंक से ही बसों में हमले की प्लानिंग की गई है। जेएस सोडी जी के पास चलेंगे। वेस्ट बैंक में भी इजरायली टैंक घुसे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा जी, देखिए, क्योंकि इजरायल को ना हमास के साथ ना हिजबुल्लाह के साथ जीत मिली, उसे दोनों पक्षों के साथ युद्ध विराम करना पड़ा। उनके रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ और सदर्न आर्मी कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। ये तो पहली बात साफ दिखा रहा है कि इजरायल का ना हमास ना हिजबुल्लाह के साथ जीत हुआ, बल्कि उनकी हार हुई। क्योंकि जीती हुई सेना के सैनिक नेता या सैनिक लीडर कभी भी इस्तीफा नहीं देते हैं, सर हारी हुई सेना के देते हैं। अब क्योंकि ये इजरायल के लिए लॉस ऑफ फेस हो चुका है और क्योंकि वेस्ट बैंक से भी लगातार इजरायल पे हमले हो रहे हैं, तो इजरायल ने ये अपनी आर्मर्ड डिवीजन भेजी है। लेकिन हर्षा जी, बात गौर करने वाली ये है कि 1948 से, जब से इजरायल ने अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस किया 14 मई को, तब से कितने जंग, कितनी बार लड़ाई झगड़े यहां पे हो चुके हैं। शांति कभी आ ही नहीं सकती है। शांति तभी आएगी जब मिडिल ईस्ट में 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। जैसे कुछ लोग इस युद्ध को 2 धर्मों का युद्ध दिखा रहे हैं, ये 2 धर्मों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध है एक जमीन के टुकड़े का, और इसका जो जेनेसिस है वो है बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का, मैकमोहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस 1913 का, संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का, और संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन 242 1967 का। जब तक इन दस्तावेजों पे 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आशा जी, यहां पे कभी शांति नहीं आ सकती। कभी इजराइल गाजा पट्टी पे हमला करेगा, कभी लेबनान पे, कभी वेस्ट बैंक पे, अंत में वहां पे खून की नदियां ही बहेंगी जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं आएगा। बिल्कुल, दिनेश शर्मा जी के पास भी चलूंगी, उनसे भी पूछना चाहूंगी कि 23 साल बाद फिर से ये वेस्ट बैंक में घुसने की जो कोशिश की गई है, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? मैडम, आज की तारीख में, जहां 1948 के बाद आज की तारीख में इजराइल के लिए एक प्रकार का ये सर्वाइवल का सवाल है। वो हर वहां पर एक्शन लेगा जहां से उसकी अस्तित्व को किसी प्रकार का खतरा होता है। आज की तारीख के अंदर, जैसे सोडी साहब इतने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी अफेक्टिव हैं। वो बेसिकली एक प्रकार से वो चलती हैं जो कि मजबूत और विकास देश हैं उनके कहने के ऊपर चलती हैं। अब देखिए, अमेरिका ने किस प्रकार की रिस्पेक्ट दिखाई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। वो WHO से बाहर हो गए, ICC से बाहर हो गए, और वो किसी प्रकार के भी रेजोल्यूशन, जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन जो उनके हक में होते हैं, जो वो अपने इंटरेस्ट के लिए पास करवाते हैं, उनके ऊपर वो एक्ट करते हैं, और कुछ चीजें जो इनके इंटरेस्ट में नहीं हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है। अब देखिए कि 1948 के बाद जो है इजराइल को, जो बाकी लोगों का ये मानना है, वो एक प्रकार से अमेरिका का एजेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी एनर्जी, तेल की बहुत ज्यादा एवेलेबिलिटी है। दूसरा, वहां से कितने सी रूट्स निकलते हैं। तो अमेरिका को अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए और मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए उसे हर हालत के अंदर जो है इजराइल को सपोर्ट करना है। हो सकता है कि वो इजराइल को ना सपोर्ट करता अगर ईरान के अंदर 1979 से पहले की स्थिति होती, जबकि वहां पे शाह रजा पहलवी का शासन था, जो कि समझा जाता था गल्फ कंट्री का एक पुलिस मैन।
उसके जाने के बाद, रजीम चेंज होने के बाद, अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो इजराइल के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका का जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कम हुआ, उस वैक्यूम को भरने के लिए चाइना और रशिया ने एफर्ट्स किए। ऑफ कोर्स इन द लेटेस्ट घटनाक्रम के अंदर सीरिया से रशिया को निकलना पड़ा, बिल्कुल दिनेश जी, कहीं लेकिन ना कहीं अमेरिका 23 साल किसी बाद भी जो हाल घुसपैठ हुई है ये कई सवाल यहाँ पर खड़े करती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। जय सोडी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें, न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे विमान की रोम में सफल लैंडिंग की गई है। इटली वायुसेना के 2 फाइटर प्लेन थे जिन्हें एस्कॉर्ट किया है। बम की खबर के बाद आपको बताएं कि रोम से डाइवर्ट किया गया था और न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में बम की धमकी थी और अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को रोम डाइवर्ट किया गया था। फ्लाइट संख्या आपको बताएं AA292 थी जो कि न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी। 22 फरवरी को न्यूयॉर्क से ये रवाना हुई थी। फ्लाइट को दिल्ली पहुंचना था लेकिन उसे रोम भेज दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि बम की खबर इसमें मिली थी। इटली वायुसेना के 2 विमानों ने एस्कॉर्ट किया है। बम की खबर के बाद रोम डाइवर्ट किया गया। न्यूयॉर्क से दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी, बम की धमकी मिली थी। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को रोम डाइवर्ट किया गया। जय सोडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? अच्छा जी, जैसे ही एक ईमेल आई जो कि कोई अज्ञात सोर्स से आई थी कि अमेरिकन एयरलाइंस की ये उड़ान जो दिल्ली आ रही थी उसमें बम रखा गया, फौरन इटालियन एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान हवा में उन्होंने उड़ान भरी और इस फ्लाइट को उन्होंने सुरक्षित तरीके से रोम में लैंड करवाया। उसके बाद इस फ्लाइट की पूरी तरह से छानबीन हुई, इसमें से कुछ नहीं निकला है और आज किसी भी वक्त ये फ्लाइट दोबारा उड़ान भर सकती है दिल्ली के लिए। देखिए, इसमें निकला कुछ नहीं, लेकिन इतना पैसा, इतना वक्त, इतनी टेंशन बर्बाद हुई जो हम समझ सकते हैं कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने की जो सिर्फ लोगों को दुख देना चाहता था। तो मेरी निजी राय यह है कि अमेरिकी एजेंसीज को इटली और भारत की सुरक्षा एजेंसीज के साथ तालमेल करके पता करना चाहिए किस इंसान ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है जिससे इतना नुकसान हुआ। भगवान का शुक्र है कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वक्त का, पैसे का कितना नुकसान हुआ और जो भी ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल जय सोडी जी, रिसोर्सेज का यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, खास तौर पे लोग कितना ज्यादा डर गए होंगे वहां पर। अभी तक कुछ नहीं मालूम चल पाया है किसने ये फेक अलर्ट किया था? नहीं हर्षा जी, अब तक तो जो पब्लिक डोमेन में है कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि कोई भी ईमेल, कोई भी मैसेज कहीं से भेजा जाए वो तुरंत पता लगा दिया जाता है। तो डेफिनेटली अमेरिका खुफिया एजेंसीज ने पता तो लगा लिया होगा, लेकिन सुरक्षा के कारण से वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे हैं और थोड़े दिनों में ही ये पूरी खबर आ जाएगी कि कौन वो व्यक्ति था और वो अरेस्ट हो गया है। तो डेफिनेटली खुफिया एजेंसीज के पास तो पूरी खबर होगी, लेकिन पब्लिक डोमेन में उन्होंने ठीक या नहीं डाल के जब तक उस व्यक्ति को वो अरेस्ट नहीं करते। बिल्कुल लाजमी है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।